तो दोस्तों आज का टॉपिक है समाज। दोस्तों आज एक ही टॉपिक में हम पूरे समाज को कवर करेंगे, तो आप लोग मन लगा करके इसको ध्यान से देखिए। यह हो सकता है वीडियो 50 मिनट या 1 घंटे का भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर संपूर्ण समाज के जितने भेद हैं सभी को हम यहाँ पर रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर समाज का अर्थ क्या होता है? अगर हम समाज का अर्थ देखें तो अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी समाज का जो अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेप मतलब होता है छोटा, तो इसका अर्थ हुआ संक्षेपीकरण। समाज का परिभाषा क्या होगा, डिफिनीशन? तो परिभाषा देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, समास के दो पद होते हैं। तो पहला पद जो है जिसको बोलते हैं पूर्व पद, और दूसरा पद है उत्तर पद। ठीक है। तो अब देखते हैं सामासिक शब्द क्या होता है। सभी डिफिनीशन देख लेते हैं। सामासिक शब्द या समस्त पद, इसका जो डिफिनीशन होता है, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक पद कहलाते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है, जो यहाँ पर दिखाया गया है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के पश्चात विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। तो आगे कहा गया है, समास होने के पश्चात विभक्तियों के चिन्ह, या इसको हम परसर्ग भी कह सकते हैं, परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिखाया गया कि सामासिक शब्द क्या है, समास पद क्या होता है। तो समास के नियमों निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। समास का दूसरा नाम जो है, सामासिक शब्द का दूसरा नाम समस्त पद भी होता है। समास अगर बन गया है तो उसमें जो परसर्ग है, चिन्ह है, वह विलुप्त हो जाएगा या लुप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे राजपुत्र, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे उदाहरण में देखते हैं राजपुत्र। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह बीच में नहीं है। अब आता है समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या होता है, इसको देखते हैं।
सामासिक शब्दों के बीच के संबंध के स्पष्ट करना समासिक विग्रह कहलाता है। देखिए, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को कर लीजिए, ठीक है, संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि सामासिक एक शब्द है राजपुत्र, इसका हम जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो इसका आएगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पर जो प्रसर्ग है जैसे का, तो जब सामासिक शब्द बनता है तो का विलुप्त हो जाता है, राजपुत्र हो जाता है। जब विग्रह करते हैं तो इस प्रसर्ग को लगाना पड़ता है, जैसे राजा का पुत्र एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर समास क्या होता है, सामासिक शब्द क्या होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं समास के भेद पर कि समास के कितने भेद होते हैं। तो देखते हैं समास के भेद। समास के भेद तो कुल मिलाकर समास जो होता है 4 टाइप का होता है, ठीक है। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 3 है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और नंबर 4 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो ये मूल रूप से 4 समास हो गए। नंबर 1, ये नंबर 2 है, नंबर 3 और ये नंबर 4, ठीक है। समास के 4 भेद हो गए। अब अव्ययी भाव समास में 2 टाइप बनता है, यानी कि 2 तरह का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो नंबर 1 पर आता है अव्यय पूर्व। अव्यय पूर्व। दूसरा आता है नाम पद पूर्व। नाम पद पूर्व। तो इसका एग्जाम्पल जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। तत्पुरुष समास में इसके कई प्रकार हो जाते हैं। सबसे पहले तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तत्पुरुष समास जो है 2 भागों में डिवाइड होता है। पहले वाले भाग को कहते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरा जो टाइप बनता है उसे बोलते समानाधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। ये 2 टाइप हो गए तत्पुरुष समास के। अब देखते हैं कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कौन कौन से समास आते हैं। तो डिटेल में देख लेते हैं। इसके भी 6 टाइप हैं। तो पहला इसमें है कर्म तत्पुरुष। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, यहाँ से जोड़ लेंगे तत्पुरुष समास। नंबर 2 है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास। जो नंबर 3 है संप्रदान। नंबर 3 क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास। और आगे जो है संप्रदान के बाद अपादान, नंबर 4 आता है अपादान तत्पुरुष समास।
नेक्स्ट आता है संबंध तत्पुरुष समास, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास। आगे आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, नंबर 6 क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसके 6 टाइप हो गए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कौन कौन से टाइप बनते हैं। तो यहाँ व्याधिकरण तत्पुरुष समास का एक और नाम है जिसका नाम है लुप्त कारक चिन्ह। इसका एक अन्य नाम है लुप्त कारक चिन्ह। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास में इसके टाइप देख लेते हैं। नंबर 1 आता है कर्मधारय, कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो पहला हो गया कर्मधारय। दूसरा है द्विगु समास, द्विगु समास। और यहाँ पर नंबर 3 है अलुक, और नंबर 4 है उपपद, और नंबर 5 है नज। यहाँ पर न रहेगा और इय रहेगा, नज तत्पुरुष समास। ये इय है, नज तत्पुरुष समास। आगे है लुप्त, नंबर 6 जो है लुप्त पद, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के जितने भेद हैं इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण को लुप्त कारक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। समानाधिकरण में कर्मधारय, द्विगु, अलुक, उपपद, नज और लुप्त पद आते हैं। नेक्स्ट टाइप है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि की भी टाइप होते हैं परंतु उतना महत्व नहीं रखता है, फिर भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास के भी 4 टाइप बनते हैं। 4 टाइप में देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 आता है समानाधिकरण। तो समानाधिकरण यहीं पर है, समानाधिकरण एक टाइप हो गया। दूसरा है व्याधिकरण, इसमें भी व्याधिकरण है यानी यही वाला व्याधिकरण। नंबर 3 होता है इसमें तुल्य योग, और नंबर 4 है और आखिरी व्यतिहार। ठीक है, बहुब्रीहि के 4 टाइप हो गए, समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिखते हैं व्यतिहार। ठीक है, आगे आता है द्वंद्व। द्वंद्व के भी कई प्रकार हैं। द्वंद्व के जो प्रकार हैं हम इसी जगह डिटेल में दे देते हैं। तो नंबर 1 आता है इतरेतर द्वंद्व, नंबर 2 आता है इसमें समाहार द्वंद्व, ऊपर से ले लेते हैं, ये द्वंद्व है। नंबर 3 इसमें देते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। आगे आता है एक शेष, ठीक है, यहाँ पर एक शेष, इसका नाम वृत्ति भी है, वृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्ति नहीं वृत्ति है, डबलता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास के 4 टाइप हो गए, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक और एक शेष। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं पदों के प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण, यानी कि पद के प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण में कितने टाइप बनते हैं। तो नेक्स्ट है पदों की
प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण, समास का वर्गीकरण। तो यहाँ पर समास की पदों की प्रधानता के आधार पर समास को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में आता है प्रधान खंड, प्रधान खंड, और दूसरा टाइप आता है गौड़ खंड, गौड़ खंड। तो देखते हैं प्रधान खंड क्या होता है। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। और गौड़ खंड किसे कहा जाता है? जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ खंड कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख समास और पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पहला जो समास है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा पद जो है प्रधान रहेगा? तो इसमें पूर्व पद जो है प्रधान होता है। पहले वाले में क्या रहेगा? पूर्व पद प्रधान होता है। यानी कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला वाला पद जो है प्रधान रहेगा। नंबर 2 आता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद जो है प्रधान रहता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। अब तत्पुरुष समास में 2 टाइप बनते हैं। नंबर 1 पहला है कर्मधारय, कर्मधारय समास। ये मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं। और नंबर 2 में आता है इसमें द्विगु समास, द्विगु समास। तो इन दोनों समास में अगर तत्पुरुष समास ही उत्तर पद प्रधान है तो इन दोनों में भी उत्तर पद जो है प्रधान होगा। नंबर 3 पर आता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो है अप्रधान रहेंगे, दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद अप्रधान रहेंगे, अप्रधान रहेंगे। नंबर 4 पर आता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण हो गया है कि किस समास में कौन सा पद जो है प्रधान रहेगा। अब आते हैं डिटेल में। पहला अव्ययी भाव समास। तो इसका डिफिनीशन है इस समास का, इस समास का प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास।
कहते हैं। यानी अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो है प्रधान रहेगा। यदि किसी सामासिक पद में, यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो, उपसर्ग या अव्यय हो, तो उसे भी अव्ययी भाव समास ही माना जाता है। अव्ययी भाव समास माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास का डिफिनीशन हो गया है। इसमें कुछ जो मेन टॉपिक है इसको लिख लेते हैं। तो इसमें जो फैक्ट बनते हैं, किसी समासिक पद में संज्ञा अवयव की पुनरावृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास ही माना जाता है। दूसरा फैक्ट इसमें है, अव्ययी भाव समास में समस्त पद को लिंग या वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तथा प्रथम पद प्रधान होने का अर्थ, प्रथम पद जो है इसमें प्रधान होता है, होने का अर्थ है कि प्रथम पद सदैव अपरिवर्तित रहता है और दोनों ही पदों का स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास का ये जो है लक्षण है। तो इतने टॉपिक्स दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या क्या बनता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे अनुरूप। इसका उपयोग, जैसे इसका अर्थ निकलेगा रूप के योग्य। क्या रहेगा? रूप के योग्य। आगे है यथो या फिर यथा संख्या। तो इसका जो अर्थ निकलेगा, ये दोनों एक ही साथ रहेंगे, विच्छेद नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर रहेगा संख्या के अनुसार। अर्थ क्या बनेगा? संख्या के अनुसार। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, यथा योग्य यानी योग्यता के अनुसार। यथा योग्य मतलब होता है योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। आगे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, प्रतिदिन। इसमें भी अव्ययी भाव समास रहेगा। आगे आता है निर्जन। तो निर्जन का जो अर्थ बनता है जनों का अभाव। क्या रहेगा? जनों का अभाव। जहाँ लोग नहीं होते हैं वहाँ पर निर्जन होता है। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देते हैं। आगे इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। जैसे आता है पुनरुक्ति वाले में रातों रात। ये भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। आगे एग्जाम्पल बनते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर क्या हुआ? यानी बार बार आ रहे हैं, धीरे धीरे। ठीक है। आगे आता है हाथों हाथ। तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होगा। आगे आते हैं, इसके पहचान क्या है? पहचान व लक्षण। तो यहाँ पहचान और लक्षण देख लेते हैं। तो यदि समस्त पद के आरंभ में, यदि समस्त पद यानी समास बन रहा है, उसके आरंभ में अगर नीर आ जाए, निर, और भर आ जाए, ठीक है, प्रति आ जाए, प्रति, यथा आ जाए, यथा, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें बन जाएंगे। या बे अक्षर आ जाए, बे शब्द, या फिर आ जाए, या ब आ जाए, या उप आ जाए, उप, या तो ला आ जाए, या तो नी आ जाए, ठीक है, या फिर यावत आ जाए, यावत, ठीक है, या अधि शब्द आ जाए, अधि, जैसे अधिनायक,
अधि आ जाए या फिर अनु आ जाए, अनु, ठीक है। आदि जो है उपसर्ग जो है ना अव्यय हो तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास बनता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे यथाशक्ति हो गया, उपकूल, उदाहरण क्या है, उदाहरण ऊपर दिया भी गया है, आगे भी देख लेते हैं। जैसे उपकूल, तो यहाँ पर उपकूल क्या है, उप है, यहाँ पर अव्यय कहाँ गया, उप, उप शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं आमरण, आमरण, ठीक है, आमरण यानी कि मरण तक, तो आ शब्द यहाँ पर आया हुआ है और मरण शब्द लगा हुआ है तो आमरण हो गया। तो ये पहचान है या फिर लक्षण है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास रहेगा। जैसे निर्विवाद, निर्विवाद, ठीक है, निर्विवाद में भी क्या रहेगा, अव्ययी भाव है, क्योंकि यहाँ नि शुरू हो रहा है या फिर निर लग रहा है, ठीक है। इन दोनों का एक पहचान है। जैसे अनुरूप, अनुरूप ऊपर भी हमने दिया था शायद इसको, अनुरूप, तो अनुरूप में भी क्या है, आगे है आजीवन, आजीवन में आ जो है अव्यय है तो आजीवन भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास इत्यादि। अब इसके दो टाइप बताए गए हैं, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। तो पहला क्या बनता है, सॉरी, इसका जो है ना पहला जो टॉपिक हमने दिया था पिछले टॉपिक में, इसका जो पहला है, तो यहाँ पे जो जितने भी एग्जाम्पल चले थे ये आता है अव्यय पूर्व, क्या आता है, अव्यय पूर्व, ये पहला जो है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसका टाइप जो है हमने दिया था नाम पद पूर्व, नाम पद पूर्व। तो नाम पद पूर्व में इसका एग्जाम्पल जो होता है, अव्ययी भाव समास का वह रूप जिसमें प्रथम पद संज्ञा एवं द्वितीय पद के अव्यय हो उसे नाम पूर्व अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विवाहोपरांत, इसका उदाहरण देख लेते हैं, विवाहोपरांत। तो कह रहा है कि जो पहला पद है वो संज्ञा होना चाहिए, संज्ञा हो, और जो पीछे वाला जो पद है वह अव्यय हो। तो यहाँ पर जो समास रहेगा नाम पद पूर्व समास रहेगा, जो अव्ययी भाव समास का ही रूप है। तो यहाँ पर अव्यय जो है पहले न लग करके बाद में लग रहा है, जैसे विवाह के उपरांत, जिसका अर्थ बनेगा विवाह के उपरांत, अर्थ लिख लीजिएगा विवाह के उपरांत। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, मृत्युपरांत, मृत्युपरांत। तो यहाँ मृत्यु जो है यहाँ पर संज्ञा है, प्रांत जो है बाद में अव्यय लगा हुआ है, तो मृत्यु प्रांत जो मृत्यु के उपरांत इसका अर्थ होगा। आगे आता है विवाहेतर, विवाहेतर। तो यहाँ पर विवाह शब्द जो है संज्ञा है यानी विवाह के इतर, तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास का दूसरा टाइप होगा नाम पद पूर्व समास। तो यहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास समाप्त होता है। नेक्स्ट जो दूसरा समास है तत्पुरुष समास, इसको डिटेल में देखते हैं। तो आप लोग कापी और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कलम कापी रहेगा तो आप नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे कि आपको बार बार वीडियो को रिवाइज करके नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे चलते हैं। तो दूसरा समास है तत्पुरुष समास, नंबर 2 है तत्पुरुष समास। इसका आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, समास का वह रूप, समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसमें उत्तर पद जो है बाद वाला जो पद है वो प्रधान रहेगा। देखिए तत्पुरुष समास में
तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा या ठीक है, संज्ञा या विशेषण होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा विशेषण होता है और लिंग वचन का निर्धारण अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार द्वितीय पद के अनुसार होता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का जो है डिफिनीशन हो गया है। देखते हैं तत्पुरुष समास जो है एक ग्राफ के माध्यम से। तत्पुरुष समास, तो इसमें दो पद होंगे। पहला पद क्या होगा? पूर्व पद, तो लिखते हैं पूर्व पद, और दूसरा पद था उत्तर पद, ठीक है। तो प्रथम पद जो है विशेषण होता है, विशेषण होगा नहीं संज्ञा होगा, तो विशेषण होगा। और दूसरा जो पद है वो विशेष्य होगा, विशेष्य, क्योंकि यह जो है उत्तर पद जो है प्रधान रहेगा तो विशेष्य ही रहेगा। और जो प्रथम पद है वो अप्रधान रहेगा, प्रधानता इसकी नहीं रहेगी। और द्वितीय पद जो है प्रधान रहेगा, जिसका जैसा कि डिफिनेशन में कहा गया है उत्तर पद प्रधान होता है, तो प्रधान हो गया दूसरा पद। अब इन दोनों के जब मिलने से तत्पुरुष समास बनता है, तत्पुरुष समास बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से अब जो है इसके आगे देखते हैं इसके टाइप। तो हमने पहले ही ग्राफ में बताया था कि इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, जिसमें 6 टाइप बनते हैं, जिसे व्यधिकरण समास भी कहा जाता है। दूसरा है समानाधिकरण, जिसके भी 6 टाइप बनते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास क्या क्या होता है, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो आगे है तत्पुरुष समास जो है 2 टाइप का होता है, लुप्त कारक चिन्ह व्याधिकरण तत्पुरुष समास या फिर समानाधिकरण। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तो इसके 6 टाइप है। कितने हैं? 6 टाइप हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास रहेगा, जिसमें जो है यहाँ पर जो विभक्ति लुप्त होती है, जिसका लोप होता है, इसमें को का लोप होता है। को का क्या रहेगा? विभक्ति का लोप रहेगा। दूसरा आता है करण। करण तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष के लिए हम त लिखते हैं केवल, ठीक है। इसमें से, इस वाले में यानी से या फिर के द्वारा का लोप होता है। इस विभक्ति क्या रहेगा? लोप रहेगा, से का या तो के द्वारा। आगे आता है संप्रदान, ये भी तत्पुरुष समास है। इसमें जो है के लिए जो विभक्ति रहेगी, के लिए, इसका जो है लोप रहेगा। जो इसकी विभक्ति बनेगी के लिए, संप्रदान में के लिए का लोप होता है। आगे आता है अपादान, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष रहेगा हमेशा। तो इसमें से जो है, से शब्द का लोप रहेगा, जिसका अर्थ होता है अलगाव। इसका उपयोग करते हैं अलग होने के लिए, यानी कि अलगाव के लिए, ठीक है। इसका यानी अलगाव के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं से शब्द का।
इसका लोप रहेगा। आगे आता है संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास में जिस का, के, की शब्दों का लोप होता है, ठीक है, का, के, की का लोप होता है। आगे आता है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें जो है में या पर, इसमें जिसका लोप रहेगा में या पर का लोप रहता है, ठीक है। अगर आपको इतना क्लियर है तो आगे के जो एग्जाम्पल्स बनेंगे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे अगर हम उदाहरण समझें इन सभी का अलग अलग, तो देख लेते हैं उदाहरण बारी बारी से। कर्म तत्पुरुष समास में को का लोप होता है, जैसे स्वर्गवास, एक उदाहरण है स्वर्गवास, आधा सर रहेगा स्वर्गवास। तो इसका जो अर्थ बनेगा स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गवास का मतलब स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि को का यहाँ पर क्या हुआ, लोप हो गया, स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कृष्णार्पण, कृष्णा यानी कृष्णार्पण यानी कृष्ण को अर्पण, को जो को विभक्ति है इसका लोप हो रहा है। नेत्र सुखद, आगे है नेत्र सुखद, यानी नेत्र को सुख देने वाला या नेत्र को सुखद लगने वाला, नेत्र सुखद। वनगमन, वन गमन, तो इसका जो समासिक बनेगा अर्थ वन को गमन, यानी को विभक्ति का लोप हो रहा है यहाँ पर इन शब्दों में। चिड़ी मार, आगे है क्या है चिड़ी मार, यानी चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार होता है, यानी शिकारी। हस्तगत, आगे है हस्तगत, यानी हाथों को गया हुआ, यानी कि हाथों द्वारा गया हुआ। आगे है जेब कतरा, जेब कतरा, यानी कि जेब को काटने वाला, को शब्द विभक्ति है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, इसका अर्थ बनेगा। तो इस सभी के सभी शब्दों में यहाँ पर को विभक्ति का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर लुप्त कारक चिन्ह यानी तत्पुरुष समास में व्याधिकृत तत्पुरुष समास होगा, जिसका नाम है कर्म तत्पुरुष समास। आगे आता है करण, इसमें दो शब्द हैं से के द्वारा, यानी कि इसका एग्जाम्पल देखिए, मन चाहा, मन चाहा, यानी कि मन से चाहा, से विभक्ति क्या है लोप है, मन चाहा। जैसे बिहारी रचित, बिहारी रचित, यानी कि बिहारी के द्वारा रचित, यहाँ पर के द्वारा क्या है, यहाँ पर लोप हो गया है। आगे आता है रेखांकित, रेखांकित, ये भी क्या है, यह भी रेखा के द्वारा अंकित, एक करण तत्पुरुष समास है। आगे देखिए शोकाकुल, शोकाकुल, आपको हम जानते हैं कि छोटा लग रहा होगा देखने में, परंतु आप लोग एडजस्ट करिएगा। प्रकाश युक्त, एग्जाम्पल लिखते रहिए, प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, ठीक है। आगे जो बनेगा जलावृत, जलावृत। आगे है मनमाना, मनमाना, ठीक है। ये सभी के सभी जो हैं करण तत्पुरुष समास होंगे, जहाँ पर के या से के द्वारा का लोप होता है। जैसे रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, यानी रत्नों के द्वारा जड़ा हुआ, यानी कि जड़े हुए। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स हो गए। आगे आते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका के लिए लोप होता है। जैसे रसोई घर, रसोई घर, यानी कि इसका रहेगा रसोई के लिए घर, के लिए क्या है यहाँ पर लोप है। आगे देखते हैं मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, मार्ग
व्यय, यानी मार्ग के लिए व्यय यहाँ पर रहेगा। गुरु दक्षिणा, यानी गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। आगे एग्जाम्पल देखिए, बलि पशु, यानी पशु जो है बलि के लिए, या बलि के लिए पशु, बलि पशु। ये सभी क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास हैं। आगे है देवालय, देवालय यानी देवों के लिए घर, देवालय, ठीक है। आगे आता है यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी जो बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर के लिए आ गया, जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्या के लिए घर या फिर जो मकान हम बनाते हैं जिसे विद्यालय कहा जाता है। आगे आता है संप्रदान, हो गया। नेक्स्ट है अपादान। अपादान जो है यहाँ पर से आता है, जो अलगाव को इंगित करता है। तो यहाँ पर जैसे देश निकाला, देश से निकाला, इसका अर्थ क्या बनेगा, इसका जो है एग्जाम्पल देख लीजिए, देश निकाला, यानी देश से कोई निकाल दिया जाता है, तो देश से निकाला। आगे क्या है ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त का जो अर्थ बनेगा ऋण से मुक्त, से यहाँ पे क्या है, लोप है, इसलिए अपादान है, अलगाव है, यानी कि मुक्ति मिल रही है। तो यहाँ पर ऋण से मुक्त जो है इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे है जल जात, जल जात, जल जात, ठीक है, यानी जल जो है खत्म हो गया है, से यहाँ से अलगाव हो गया है। आगे है धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म विमुख, यहाँ पर से का लोप हो रहा है, इसलिए अपादान है, धर्म विमुख। जलवृत या बंधन मुक्त, आगे लिखिए बंधन मुक्त, यानी कि बंधन से मुक्त, यहाँ पर से है तो अपादान होगा। सेवानिवृत्त, सेवा निवृत्त, यानी कि यहाँ पर सेवा से मुक्ति मिल गई है, इसे सेवानिवृत्त हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं संबंध कारक का, जिसमें का के की आएगा, संबंध बताएगा। तो इसका जो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, दीनानाथ, दीनों के नाथ, यानी कि दीनानाथ क्या होगा, दीनों के, दीनानाथ, यानी कि दीनों के नाथ। तो यहाँ पर का आ गया, दीनों के नाथ, के रहेगा। आगे आता है गंगा जल, गंगा जल, ठीक है, गंगा जल। तो इसका जो है हो जाएगा अर्थ गंगा का जल। मंत्री परिषद, आगे यहाँ पर है मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद हो जाएगा इसका, मंत्रियों की परिषद। देशवासी, देशवासी, इसका अर्थ हो जाएगा देश के वासी, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी राष्ट्र के पति। आगे आता है मतदाता, मतदाता, मत को देने वाला मतदाता होता है। नगर सेठ, नगर सेठ, तो नगर सेठ में भी क्या है, यहाँ पर संबंध कारक है नगर का सेठ। सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, यहाँ पर भी संबंध कारक है सेना का अध्यक्ष। लास्ट आता है अधिकरण, यानी ये में या पर जो इसका अर्थ बनेगा, जैसे नगरवास, नगरवास, तो इसका अर्थ बनेगा नगर में वास। एग्जाम्पल देख लीजिए, जीव दया, जीव दया यानी कि जीवों पर दया, जीवों पर आ गया है यहाँ पर। जैसे डिब्बा बंद, डिब्बा बंद, तो डिब्बा से बंद यानी डिब्बा में बंद। आगे क्या है जलमग्न, जलमग्न यानी जल, जो जल है भरा हुआ है, तो जल से भरा हुआ है, तो जल से मग्न हो गया है। आगे है घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घगड़ी रहेगा,
घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर जो है अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे टॉपिक का एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट से समानाधिकरण में तत्पुरुष समास में कौन कौन क्या आता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में जो पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसका जो टाइप है नंबर 1 कर्मधारय, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास का जो डिफिनीशन बनता है, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद में बाद वाला पद जो है प्रधान हो, और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो कर्मधारय समास में जो उत्तर पद रहेगा वो प्रधान रहेगा और जो पूर्व पद रहेगा वो विशेषण की भांति व्यवहार करेगा, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ शब्द है, एग्जाम्पल आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा सुन करके। तो आगे आता है नीलकंठ, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नीलकंठ, तो नीलकंठ का अर्थ क्या बनेगा, इसमें विशेषण क्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिए विशेषण। और विशेष्य क्या है, विशेष्य मतलब प्रधानता किसकी है, विशेष्य। नीलकंठ में नील क्या रहेगा, ये विशेषण रहेगा, और कंठ क्या रहेगा, ये विशेष्य रहेगा। आगे आता है नील कमल, नील कमल। तो नील क्या रहेगा, यहाँ पर विशेषण रहेगा और कमल जो है विशेष्य रहेगा, तो नील कमल हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पर नील कमल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं पीताम्बर, पीताम्बर यानी कि यहाँ पर जो विच्छेद करेंगे तो पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, ठीक है, यानी कि पीला कपड़ा। आगे है महादेव, महादेव। तो यहाँ पर महा शब्द जो है विशेषण है और देव शब्द जो है यहाँ पर विशेष्य है। आगे देखते हैं नीलगाय, नीलगाय तो आप देखें ही हैं ऊपर कि नील जो है विशेषण हो जाएगा, गाय जो है विशेष्य हो जाएगा, यानी गाय पद प्रधान है और नील क्या है, विशेषण है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। आगे है परमानंद, परम है जो आनंद, इसका क्या होगा, परमानंद, यानी कि परम परम है जो आनंद, जो आनंद, तो हो जाएगा परमानंद। आगे आता है नीलकंठ, तो नीलकंठ तो ऊपर ही हो गया है, नीला है जो कंठ। तो यहाँ पर देखने में तो ये बहुब्रीहि की तरह लग रहा होगा, परंतु हमें अर्थात नहीं कहना है, यानी अर्थ नहीं बताना है। अर्थ बता देने से इसका जो है समास का समास बदल जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। इसलिए कर्मधारय समास में केवल हम विशेषण और विशेष्य को ध्यान देंगे कि विशेष्य कौन है और विशेषण क्या है। इसी में दूसरा आता है दूसरा समास द्विगु समास। दूसरा समास क्या है, द्विगु, द्विगु समास। तो द्विगु समास में इसको संख्यावाचक भी समास कहते हैं। तो जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो यानी विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो कहा गया है कि जो पूर्व पद रहेगा, पहला पद, वो रहेगा संख्यावाचक और ये विशेषता बताएगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे उदाहरण में है पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी में पंच जो है संख्या है। आगे आता है शताब्दी, शताब्दी यानी कि शत धन अब्दी, यानी कि 100 साल, यहाँ पर संख्या दिखा रहा है। जैसे चौराहा, चौराहा यानी 4 राहों का जो समूह है चौराहा है, तो यहाँ पर चौ जो दिखा रहा है ना, 4 दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है दूसरा समास हो जाता है द्विगु समास, जिसमें पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक है, जो विशेषण बता रहा है, और जो सेकंड पद है वह विशेष्य है। इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास का समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसी में नंबर 3 आता है। नंबर 3 पर क्या है, अलुक है।
अलुक समास, यानी कि हम इसको तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, तत्पुरुष समास, क्योंकि उसी का हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास का जो डिफिनीशन बनेगा, जिस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है। तो यहाँ पहचान क्या है, कारक चिन्ह का लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा। यहाँ पर कारक चिन्ह का जो लोप नहीं होगा उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक शब्द यानी कि अलुक मतलब का इसका जो अर्थ रहेगा अ धन लुक, यानी कि जो छिपा हुआ ना हो, लुक मतलब छिपना, अ मतलब न छिपा हो, जो छिपा हुआ न हो, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है अ धन लुक, जो छिपा न हो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका जो अर्थ बनेगा, जैसे वसुंधरा, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण वसुंधरा, वसुंधरा वसु को धारण करने वाली, वसु को धारण करने वाली वसुंधरा होती है। मृत्युंजय, आगे देखते हैं, मृत्यु जय, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, यानी कि मृत्यु को जय करने वाला मृत्युंजय कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बनता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का जो अर्थ होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे खेचर एक शब्द है, खेचर, ये भी एग्जाम्पल है। खे मतलब होता है चिड़िया, चर माने चलने वाली, यानी खे माने आकाश होता है, आकाश में विचरण करने वाला खेचर कहलाता है। जैसे वनचर, वन में रहने वाला वनचर कहलाता है, वनचर। तो यहाँ पर अलुक तत्पुरुष समास में यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है, यानी कारक चिन्ह जो है साथ में ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है समास, इसका नंबर 4 है उपपद तत्पुरुष समास। नंबर 4 देख लेते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं, मिटा देते हैं, तो नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। तो नंबर 4 जो है यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में इसका देख लेते हैं, ये भी आता है समानाधिकरण का, नंबर 4 है टाइप। तो तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद भाषा में स्वतंत्र शब्द न होकर महज प्रयत्न यानी प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे उपपद या तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में विग्रह करते समय प्रत्यय का अर्थ काम में लिया जाता है। तो सीधी सीधी भाषा में है कि तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद जो है भाषा में स्वतंत्र शब्द न होकर के महज प्रत्यय का यूज होता है। जो सेकंड वाला पद है उत्तर पद, ये प्रत्यय का कार्य करता है, प्रत्यय का कार्य करता है, जो अर्थ बताने में सहायता करता है। जैसे चर्मकार, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण उदाहरण चर्मकार, चर्मकार यानी चमड़े का कार्य करने वाला। चर्मकार का मतलब होता है कार, इसको विशेष करते हैं तो चर्म धन कार, कार का मतलब होता है कार्य, क्या रहेगा, कार्य, चमड़े का कार्य करने वाला चर्मकार का होता है। स्वर्णकार, आगे देखते हैं, स्वर्णकार, तो स्वर्णकार का मतलब होता है स्वर्ण का कार्य करने वाला। लाभप्रद, लाभप्रद, लाभप्रद का जो अर्थ रहेगा लाभ प्रदान करने वाला। तो उपपद में यहाँ पर जो सेकंड पद है लाभप्रद में, जैसे लाभ प्रदान, तो सेकंड पद क्या है, यह अर्थ बताने में सहायता कर रहा है, यानी प्रत्यय जो लगा हुआ है कार, कार प्रद, या फिर जो आगे दाई रहेगा, ये सभी जो है अर्थ बताने में सहायता कर रहे हैं। जैसे मर्मज्ञ, मर्मज्ञ, तो यहाँ पर यज्ञ जो लगा हुआ है अज्ञ प्रत्यय, यह जो है मर्म को बताने वाला, अर्थ बताने में सहायता कर रहा है, मर्म को जानने वाला। मर्मज्ञ क्या होता है, मर्म को जानने वाला।
ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड जो है, जो प्रत्यय लगा हुआ है वो अर्थ बताने में सहायता प्रदान कर रहा है। जैसे पंकज, पंकज, पंकज मतलब आप जानते हैं कमल होता है, तो इसका अर्थ जो रहेगा पंख में जन्म लेने वाला, पंख में जन्म लेने वाला पंकज होता है, जिसको हम कमल भी कहते हैं। ठीक है। आगे क्या है, उत्तरदायी, उत्तर देने वाला, उत्तरदायी। तो यहाँ पर दाई जो प्रत्यय लगा हुआ है यह अर्थ बताने में सहायता कर रहा है उत्तर देने वाला, उत्तर देने वाला। तो यहाँ पर जो समास होगा वो होगा उपपद तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास का नंबर 4 पर आता है। आगे देख लेते हैं पांचवा जो है तत्पुरुष समास कौन सा होता है, नंबर 5। तो 5 में आता है नज तत्पुरुष समास, इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो नंबर 5 है नज तत्पुरुष समास। यह समानाधिकरण का जो है, समानाधिकरण का तत्पुरुष समास का 5वां प्रकार है। तो जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद के रूप में अ, प्रथम पद में क्या रहेगा अ, या फिर अन, या अन, या न, या ना उपसर्ग जुड़े हों और ये उपसर्ग पद को विलोम में भी परिवर्तित करते हैं, वहाँ नज तत्पुरुष समास होता है। यानी कि ये जो अ, अन, न, ना लगा हुआ है, यह उपसर्ग लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, प्रथम सामासिक पद में लगा है, पूर्व पद है। तो इसका अर्थ अगर विलोम के रूप में हो जाए तो उसे नज तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें सामासिक पद का विग्रह करते समय उपसर्ग को हटाकर न का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इन सभी को हटा करके जब सामासिक पद का हम विग्रह करेंगे तो न को हटाकर, इन सभी को हटाकर न का प्रयोग किया जाता है। इन सभी सामासिक पदों को, उपसर्गों को हटा करके न का प्रयोग किया जाता है। जैसे अज्ञान, अज्ञान, यानी कि यहाँ बता रहा है कि ज्ञान नहीं है, तो हम इसको विच्छेद करेंगे, यानी कि हम सामासिक पद बनाएंगे तो न ज्ञान लिखेंगे। न ज्ञान का मतलब होता है कि ज्ञान के विपरीत, यानी कि अज्ञानी। तो यहाँ पर विलोम शब्द के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अनु, जैसे अनुपयोगी, ठीक है, अनुपयोगी। तो यहाँ पर अनु की जगह हम अनु कर ले तो बेहतर रहेगा। अनुपयोगी यानी कि न उपयोगी, न उपयोगी, इसका अर्थ जो निकलेगा तो न को लगाकर करेंगे तो न उपयोगी हो जाएगा। आगे है अनहोनी, ठीक है, इसको रखना सही रहेगा। अनहोनी, अनहोनी, क्योंकि यहाँ पर जो है अनुपयोगी में अन धन उपयोगी था तो नु लग जाएगा, क्योंकि यहाँ विच्छेद संधि काम चल रहा है, संधि बन रहा है। तो अनहोनी में अन जो है मना कर रहा है होनी को, तो इसका अर्थ होगा न होनी, न होनी। इसलिए यहाँ पर नज तत्पुरुष समास होगा, नज तत्पुरुष समास, यानी कि यह विपरीत विलोमार्थी शब्द बनाता है। नास्तिक, आगे है नास्तिक, यानी कि यह आस्तिक नहीं है, तो लिखा जाएगा न आस्तिक, न आस्तिक, यानी कि नास्तिक हो गया। नालायक, ना लायक, तो इसका जो अर्थ बनेगा न लायक, यानी कि लायक नहीं है। आगे है अनजान, अनजान, तो इसका हो जाएगा न जान, तो अनजान हो जाएगा। ठीक है। इसका नंबर 6 पर आता है। नंबर 6 आखिरी जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास का, तो नंबर 6 पर आता है लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास का आखिरी है। तो इसमें होता है कि तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें पूर्व पद और द्वितीय पद के बीच में कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो जाए, उसे तत्पुरुष समास उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि यहाँ पर पूर्व पद और द्वितीय पद के साथ साथ कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाएं। जैसे तुलादान, उदाहरण है तुलादान। तो तुलादान में
यानी तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, तुला दान। आगे क्या होता है? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। तो यहाँ पर बैलगाड़ी में बैल से चलने वाली गाड़ी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बैल से चलने वाली गाड़ी। आगे आता है पवन चक्की, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। आगे एग्जाम्पल बनता है मालगाड़ी, मालगाड़ी। इसका अर्थ बनता है माल को ढोने वाली गाड़ी। बनमानुष, बनमानुष। तो बनमानुष का जो रहेगा वन में रहने वाला मनुष्य, ठीक है, यानी कि वन में रहने वाला मानुष। स्वर्णहार, स्वर्ण से बना हार, स्वर्ण हार यानी स्वर्ण से बना हुआ हार। मधुमक्खी, मधुमक्खी, यह रहेगा लुप्त पद तत्पुरुष समास में। तो मधुमक्खी का जो अर्थ बनेगा मधु को एकत्र करने वाली मक्खी, मधु को एकत्र करने वाली मक्खी क्या होता है? मधुमक्खी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है तीसरा समास, बहुब्रीहि समास को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसकी इंसर्ट ले लीजिए। तो बहुब्रीहि समास का जो डिफिनेशन बनता है, जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो डिफिनेशन लिख लीजिए। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, अप्रधान, ठीक है, अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त समस्त पद के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों अप्रधान रहेंगे और कोई तीसरा पद जो है प्रधान रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, नीलकंठ, नीलकंठ। तो नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, इसका अर्थ क्या बनेगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। कौन है? शिव हैं। आगे देख लेते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा है जिसके शिखर पर, क्या होगा अर्थ? चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव। तो शिव जी के यानी कि शिखर पर क्या है? चंद्रमा है। आगे है चक्रपाणी। एग्जाम्पल देखते हैं। चक्रपाणी, इसका जो अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ, चक्र है हाथ में जिसके, या फिर ऐसे कर सकते हैं, चक्र को धारण करने वाला चक्रपाणी कहलाता है, जिसके अर्थात विष्णु,
तो विष्णु जो है चक्रपाणी हैं, इनके चक्र हाथ में चक्र होता है। तो जब भी किसी समासिक पद में प्रथम और द्वितीय पद अप्रधान हो और कोई तीसरा जो अर्थ जो है प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब नंबर आता है नंबर 4, द्वंद्व समास, और यहाँ पर द्वंद्व समास आखिरी रहेगा। तो देख लेते हैं द्वंद्व समास को, नंबर 4। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो चौथा समास है नंबर 4, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास को देख लेते हैं। जिस समासिक शब्द के, देखिए, जिस सामासिक, अब साथ में लिखते चलिए, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और अथवा या, ये शब्द हैं अलग अलग, या एवं लगता है, ठीक है, एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। वह द्वंद्व समास कहलाता है। वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे है भाई बहन, भाई, इसको डैश लगा के देखते हैं। देखिए, द्वंद्व समास में हमेशा डैश लगता है, भाई बहन। तो इसका क्या अर्थ बनेगा? भाई और बहन, भाई और बहन। आगे एग्जाम्पल देते हैं, गंगा यमुना, गंगा डैश यमुना, दो नदियां हैं, तो इसका क्या लिखेंगे हम? गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। आगे देख लेते हैं, खरा खोटा, खरा खोटा, तो इसका जो अर्थ बनेगा खरा या खोटा, खरा या खोटा। तो यहाँ पर जो है संबंध कारक में क्या लग रहा है? संबंध बता रहा है या से। आगे देखते हैं, आगा पीछा, आगा पीछा, अर्थ बनेगा आगा और पीछा, आगा और पीछा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं, माँ डैश बाप, तो क्या बनेगा? माँ और बाप, माँ और बाप। तो यहाँ पर द्वंद्व समास के एग्जाम्पल्स इतने काफ़ी हैं। तो हमें आशा करते हैं कि आपको समास समझ में आया होगा। दोस्तों, एक ही टॉपिक में संपूर्ण हम इसलिए दे दिए हैं ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े। तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम चाहते हैं कि आप इसको दूर दूर तक शेयर करें ताकि एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण समास की जानकारी हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यही वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।